हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल मालव और स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे बैक्टीरियोलॉजी के बैक्टीरियाज के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन के बारे में बैक्टीरिया के, कि भाई बैक्टीरिया कोकाए होते हैं, बेसिलाए होते हैं, इनकी शेप क्या होती है, साइज क्या होती है। फिर उसकी नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था कल्चर मीडिया के बारे में, कि बैक्टीरिया का कल्चर कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था बैक्टीरिया की स्टेनिंग प्रोसीजर के बारे में, कि बैक्टीरिया की कौन कौन सी स्टेनिंग यूज में की जाती है, कौन कौन से स्टेन किस टाइप से करते हैं। तो ये सब अपन पहली वाली क्लासेज में पढ़ चुके हैं। तो जिसने अभी तक वो क्लासेज नहीं पढ़ी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप देख सकते हो। तो आज पढ़ेंगे अपन बैक्टीरिया के बारे में, स्टेफाइलोकोकस। तो जो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज हम बात करने वाले हैं बैक्टीरिया के, जो फर्स्ट बैक्टीरिया है बैक्टीरियोलॉजी का, उसके बारे में, मतलब स्टेफाइलोकोकस। तो स्टेफाइलोकोकस के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो जो भी कोई नॉर्मल बैक्टीरिया होता है, स्टेफाइलोकोकस जो है, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला तो है अपना स्टेफाइल और दूसरा है अपना कोकस। तो अगर ये देखा जाए तो स्टेफाइल का मतलब होता है बंच ऑफ ग्रेप्स और कोकस का मतलब होता है ए बेरी। तो जो बंच ऑफ ग्रेप्स और ए बेरी होता है, मतलब इसका मतलब है कि जैसे अंगूरों का गुच्छा होता है ना, वैसे स्टेफाइलोकोकस पाया जाता है। मतलब किस फॉर्म में पाया जाता है? ये पाया जाता है अपना क्लस्टर फॉर्म में। तो ये बच्चों, जैसे अंगूरों का गुच्छा होता है ना, जिसमें अंगूर आसपास आसपास लगे रहते हैं, तो वैसे ही जो स्टेफाइलोकोकस होता है वो किस में पाया जाता है? गुच्छे में पाया जाता है। मतलब एक गुच्छे में स्टेफाइलोकोकस पाया जाएगा, इस टाइप का क्लस्टर की फॉर्म में पाया जाता है। अब आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो जो एक बैक्टीरिया होता है, तो उसकी अपन नॉर्मल चीजें देखते हैं। जैसे बैक्टीरिया की अपन सबसे पहले देखते हैं मॉर्फोलॉजी। उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उसके बाद उसकी देखेंगे अपन कल्चर के बारे में, उसके बाद उसकी देखते हैं अपन रेसिस्टेंस के बारे में। फिर उसके बाद देखते हैं उसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में, और अगला देखते हैं। तो ये सब अपन बैक्टीरिया के बारे में देखते हैं कि भाई एक बैक्टीरिया होता है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है, उसका कल्चर क्या होता है, उसकी रेसिस्टेंस कौन से एंटीबायोटिक से है, उसके बाद उसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस चेक करेंगे। फिर उसके बाद उसकी देखते हैं अपन बायोकेमिकल रिएक्शंस, देखते हैं कि भाई बैक्टीरिया जो है वो कौन कौन सी बायोकेमिकल रिएक्शन दे रहा है। तो ये पांचों चीजें अपन एक बैक्टीरिया में कॉमनली चेक करते हैं। अब बात करें स्टेफाइलोकोकस की मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो जो स्टेफाइलोकोकस है वो क्लस्टर फॉर्म में पाया जाता है। अब इसकी अलग अलग स्पीशीज होती है। तो जो स्टेफाइलोकोकस होता है, इसकी सबसे मेन स्पीशीज होती है स्टेफाइलोकोकस ओरियस। तो उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो इसको रब कर देता हूँ। अब बात करेंगे इसकी, जो स्टेफाइलोकोकस होता है उसकी मेन स्पीशीज स्टेफाइलोकोकस ओरियस। स्टेफाइलोकोकस तो जो इसकी मेन स्पीशीज है स्टेफाइलोकोकस ओरियस, उसके बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में। इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है? इसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है, तो बच्चों इसकी मॉर्फोलॉजी अगर अपन देखें तो इसमें जो होता है ना, ये क्या होता है? क्लस्टर फॉर्म में पाया जाता है। मतलब गुच्छे में पाया जाएगा, क्लस्टर फॉर्म में। उसके बाद इसका अगर डायमीटर देखें तो 1 माइक्रोमीटर इसका जो डायमीटर होता है। फिर उसके बाद देखें कौन सा है बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव। तो जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। तो ये होगी, इसके क्लस्टर फॉर्म में पाया जाता है। 1 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। ग्राम पॉजिटिव ये बैक्टीरिया होता है। ये यूबिक्यूट्स होता है, मतलब सब जगह पाया जाता है।
सब जगह पाया जाता है। उसके बाद ये ज्यादातर कहाँ पाया जाएगा, अपना हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में पाया जाता है। हॉस्पिटल एनवायरनमेंट, हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में पाया जाता है। तो ये जो ज्यादातर होता है, मतलब मोर्फोलॉजी की बात करें इसकी, तो क्लस्टर फॉर्म में पाया जाएगा। 1 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। ग्राम पॉजिटिव ये बैक्टीरिया होता है, ये सब जगह पाया जाता है। हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में ज्यादा पाया जाता है। क्लस्टर फॉर्म में पाया जाएगा क्योंकि एस्टेफाइल मतलब एक गुच्छे समान होता है। अब बात करें इसके कल्चर, ये रब कर देता हूँ, फिर उसके बाद इसकी बात करें कल्चर के बारे में। तो इसका कल्चर क्या है, तो इसकी बात करते हैं कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसकी जो कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है बच्चों, इसकी पीएच की बात करें तो जो इसकी पीएच होती है वो 7.4 से 7.6 के बीच में होती है। अब इसका टेम्परेचर देखिए कितने टेम्परेचर पे ग्रो करता है। तो इसका जो टेम्परेचर होता है ऑर्डिनरी जो टेम्परेचर होता है इसका, ऑर्डिनरी मतलब सामान्य तापमान होता है इसका ग्रो करने के लिए, वो 10 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन अगर इसके ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें, मतलब इसका उचित तापमान कितना है, तो ऑप्टिमम देखे तो वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद इसके कल्चर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है, नॉन स्पोरिंग होएगा और नॉन कैप्सुलेटेड होता है, नॉन कैप्सुलेटेड। मतलब जो कल्चर कैरेक्टरिस्टिक स्टेफाइलोकोकस ओरियस की होती है, तो इसकी पीएच ये 7.4 से 7.6 के बीच में होती है। टेम्परेचर इसका 10 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड ऑर्डिनरी मतलब सामान्य तापमान होता है, और पीएच 37 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। इसलिए नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल मतलब गति नहीं करता है। नॉन स्पोरिंग मतलब स्पोर बीजाणुओं का निर्माण नहीं करता है। नॉन कैप्सुलेटेड मतलब इसके बाहर कैप्सूल नहीं पाया जाता है। तो ये होगी इसकी कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करें इसकी अगार के बारे में, तो जो न्यूट्रिएंट अगार होता है, न्यूट्रिएंट अगार में इसकी कॉलोनीज की बात करें तो 24 घंटे का इंक्यूबेशन कर लेते हैं जब अपन कल्चर का। तो 24 आवर्स इंक्यूबेशन के बाद जो इसकी कॉलोनीज, अपन ने इसका इंक्यूबेशन 24 घंटे हो गया, तो जो इसकी कॉलोनीज होती है न्यूट्रिएंट अगार पे, वो क्या होगी बच्चों, लार्ज हो जाएगी। लार्ज, शाइनी, कॉन्वेक्स, स्मूथ। तो लार्ज, शाइनी, कॉन्वेक्स, स्मूथ टाइप की कॉलोनी हो जाती है 24 घंटे के इंक्यूबेशन के बाद। उसके बाद बात करते हैं न्यूट्रिएंट अगार हो गया ये। न्यूट्रिएंट अगार के बाद इसकी बात करते हैं 24 घंटे के इंक्यूबेशन के बाद स्मूथ हो जाएगी। अब इसका पिगमेंटेशन देखें तो जो ये होती है इसकी कॉलोनी 24 घंटे बाद न्यूट्रिएंट अगार पर गोल्डन येलो पिगमेंट देती है। गोल्डन येलो पिगमेंटेशन प्रोड्यूस करती है। गोल्डन येलो कलर का पिगमेंट प्रोड्यूस करती है इसकी कॉलोनीज। जो कि पिगमेंट प्रोडक्शन होता है वो कितने टेम्परेचर पे होता है बच्चों, 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिगमेंटेशन का प्रोडक्शन होगा, गोल्डन येलो पिगमेंट प्रोड्यूस करती है। अब ये तो गया न्यूट्रिएंट अगार के बारे में। अब बात करते हैं मैककोनकी अगार। मैककोनकी अगार, तो मैककोनकी अगार में हीमोलाइसिस के लिए यूज में लिया जाता है। मतलब ब्लड, जो मैककोनकी अगार होता है अपना, चलो इनको रब ही कर देता हूं मैं। जो ब्लड अगार होता है, ब्लड अगार का यूज हीमोलाइसिस के लिए यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पे बता देता हूं मैं, जो ब्लड अगार होता है उसका यूज हीमोलाइसिस के लिए किया जाता है, हीमोलाइसिस शो करने के लिए। उसके बाद जो मैककोनकी अगार होता है, मैककोनकी अगार बताया था मैंने पिछली वाली क्लास में, अगर आपको याद हो मैककोनकी अगार क्या होता है। तो जो मैककोनकी अगार होता है इसका यूज किया जाता है किसमें बच्चों, लैक्टोज फर्मेंटेशन होता है कॉलोनी में। लैक्टोज फर्मेंटेशन होगा, फर्मेंटेशन
के कारण पिंक कलर की कॉलोनी प्रोड्यूस करते हैं। ये पिंक कलर लैक्टोज फर्मेंटेशन के कारण पिंक कलर की कॉलोनी प्रोड्यूस करेंगे। तो ये हो गया ब्लड अगार, ये हो गया मेकोन की अगार। अब बात करते हैं इसके रेसिस्टेंस के बारे में। तो जो इसका रेसिस्टेंस होता है, तो इसका रेसिस्टेंस अपन पेनिसिलिन एंटीबायोटिक द्वारा भी इसको रेसिस्ट किया जा सकता है। रेसिस्टेंस मतलब किस एंटीबायोटिक से ये रेसिस्ट करता है। इसका रेसिस्टेंस देखें तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो होती है, पेनिसिलिन नाम तो सुना होगा, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक से भी रेसिस्ट करेगा। उसके बाद इसको हीट द्वारा, मतलब अपन हीट के द्वारा भी 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर किल कर सकते हैं 1 आवर में। तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक से भी रेसिस्ट होगा। उसके अलावा हीट द्वारा भी 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 घंटे में किल किया जा सकता है। बात करें इसके बायोकेमिकल रिएक्शन के बारे में। बायोकेमिकल रिएक्शन, तो जो इसकी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, तो ये क्या करता है बच्चों, कैटालेज पॉजिटिव देता है, कैटालेज पॉजिटिव देगा। उसके बाद जो यूरिया होता है उसको हाइड्रोलाइज करेगा, यूरिया को हाइड्रोलाइज करेगा। जो नाइट्राइट होता है अपना, नाइट्राइट को नाइट्रेट में रिड्यूस करता है, नाइट्रेट में रिड्यूस करेगा। तो बायोकेमिकल रिएक्शन में अपन देखते हैं तो कैटालेज पॉजिटिव, इम्विक होती है अपनी बायोकेमिकल रिएक्शन, इंडोल मिथाइल रेड वोगस प्रोस्कर, तो ये सब होती है। तो उसमें एक कैटालेज पॉजिटिव देता है, यूरिया को हाइड्रोलाइज करता है और नाइट्राइट को नाइट्रेट में रिड्यूस करता है। रेसिस्टेंस देखें तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक से रेसिस्ट होता है। हीट द्वारा भी इसको 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे किल किया जा सकता है। अब बात करें इसके टॉक्सिन्स के बारे में। तो इसके टॉक्सिन्स कौन कौन से हैं? टॉक्सिन, तो 3 टाइप के टॉक्सिन्स होते हैं बच्चों। पहला होता है अल्फा हीमोलाइसिन, दूसरा है बच्चों बीटा हीमोलाइसिन, और तीसरा है अपना गामा हीमोलाइसिन। तो जो अल्फा हीमोलाइसिन होता है वो क्या करता है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर होता है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोटीन को इनएक्टिवेट करता है। प्रोटीन को क्या करता है बच्चों, इनएक्टिवेट। ये बीटा हीमोलाइसिन जो होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर एक्टिव होता है। और जो गामा हीमोलाइसिन होता है वो हीमोलाइसिस शो करता है, हीमोलाइसिस शो कर देता है। तो ये हो गए इसके टॉक्सिन्स के बारे में कि भाई 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर बीटा हीमोलाइसिन एक्टिव होता है। अल्फा हीमोलाइसिन जो होता है वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर प्रोटीन को इनएक्टिवेट करता है। और गामा हीमोलाइसिन जो होता है वो हीमोलाइसिस शो करता है। बात करें इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में। लेबोरेटरी डायग्नोसिस मतलब एलडी। इसके बारे में बात करें तो अपन क्या करते हैं, स्पेसिमेन लेते हैं। स्पेसिमेन मतलब सैंपल लेंगे। सबसे पहले सैंपल लेते हैं, जैसे अगर गाँव हो गया तो गाँव के वहां के स्क्रैप कुर्चन ले लेते हैं। उसके अलावा फूड पॉइजनिंग होगी तो फिशेज और वो फूड पार्टिकल्स लेते हैं। अगर कई जगह पस प्रोड्यूस होगी तो पस का सैंपल लेते हैं। तो ये स्पेसिमेन हो गया। उसके बाद माइक्रोस्कोपी करेंगे स्टेनिंग करके, तो ग्राम स्टेनिंग भी कर सकते हैं। उसके लिए माइक्रोस्कोपी के लिए ग्राम स्टेनिंग करेंगे, माइक्रोस्कोपी करेंगे। उसके बाद माइक्रोस्कोपी का कल्चर देखते हैं, न्यूट्रिएंट अगार में लगाएंगे कि मेकोन के अगार में, तो ये सब इसमें देखते हैं कल्चर में। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि ये कौन सी बायोकेमिकल रिएक्शन दे रहा है, इंडोल दे रहा है कि मिथाइल रेड दे रहा है कि कैटालेज दे रहा है। तो ये हो गया इसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में जानकारी। तो आज अपन ने बात करी स्टेफाइलोकोकस के बारे में। अगले वीडियो में अगले बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो पूरा देख के बताना कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना,
चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।